नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ में धामी ने इतिहास रच दिया और इस इतिहास के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में 4 सवाल जन्म ले गए, जिनमें से 2 सवाल बहुत ही अहम हैं। एक, केदारनाथ में बीजेपी की जीत से आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में क्या संभावित बदलाव आने वाले हैं। दूसरा, केदारनाथ में बीजेपी उत्तराखंड गठन के बाद दूसरी बार सबसे अधिक मतों से कैसे जीत गई, जबकि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण प्रकरण, 4 धाम यात्रा को कुमाऊं की तरफ लेकर जाने की अफवाह से बीजेपी चिंतित थी। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत भी मन से बीजेपी उम्मीदवार आशा नोटियाल का समर्थन करते हुए आखिरी तक नहीं दिखे। आखिरी दिनों में ऐश्वर्या रावत का एक यूट्यूब चैनल को दिया गया इंटरव्यू और उसमें कही गई बातें इसका प्रमाण माने जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर अब उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए आगे की राह क्या बन रही है। और नंबर 4, क्या राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कोई चुनौती बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि यह पूरा चुनाव धामी के इर्द गिर्द ही रहा है। चुनाव में कई माह पहले ही, जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उसके कई माह पहले ही धामी ने खुद को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर घोषित कर दिया था। खबरें यह आ रही थी, उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री यह सोचकर खुश है और संगठन के भी कुछ लोग यह सोचकर खुश है, शायद बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में इस बार हार जाए, उल्टा पड़ जाए। यह बात हरीश रावत ने भी कही थी। उन्होंने भी कहा था कि इस बार केदारनाथ में बीजेपी के कुछ लोग, खासकर मंत्री, चाह रहे हैं कि पलट दो। बात को थोड़ा सा विस्तार से शुरू करने से पहले एक सच पर आते हैं, और सच यह है, केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस उत्तराखंड में चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस के लिए आगे की राह बहुत आसान तो दिख नहीं रही है, वो भी उस दशा में जब उत्तराखंड में कुछ लोग राजनीतिक तौर पर तीसरा विकल्प बनने की दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बॉबी पवार की जो यात्रा रही केदारनाथ की, कांग्रेस को इससे गंभीर नुकसान हुआ। इसी तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर यह मान लिया जाए कुछ ही विधानसभा सीटों पर इस तरह का नुकसान हो जाएगा, तो कांग्रेस को चिंता हो ही जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस गंभीर संकट में आ ही जाएगी। इसीलिए आइए बात बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 2002 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट बीजेपी ने जीती और जीत का अंतर करीब 3,500 वोट रहा। इसके बाद 2022 में बीजेपी यहां से करीब 7,500 वोट से जीती और इस बार करीब 5,500 से अधिक वोट से जीती है। इसीलिए यह दूसरी बड़ी जीत है। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, केदारनाथ में कांग्रेस के पास 11-12 हज़ार के करीब उनका कैडर वोट है कांग्रेस का, और 2-3 हज़ार वोट मनोज रावत के पास होंगे। इस तरीके से 15-16 हज़ार के आसपास से जो 15-16 हज़ार वोट है, इससे ऊपर वहां पर कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि मनोज रावत 18 हज़ार से अधिक वोट पा गए हैं, यह बड़ी बात है, लेकिन इस सर्वोत्तम स्कोर के साथ ही यह मान लेना चाहिए कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मनोज रावत का राजनीतिक कैरियर करीब करीब समाप्ति हो गया है। कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत का राजनीतिक कैरियर भी करीब करीब समाप्ति हो गया है, यह मान लेना चाहिए, क्योंकि 10-11 हज़ार वोट उस विधानसभा में लाने वाले त्रिभुवन चौहान पैदा हो गए हैं। केदारनाथ में यह हार कांग्रेस की हार नहीं मानी जानी चाहिए। यह हार गणेश गोदियाल की राजनीतिक अदूरदर्शिता की हार मानी जानी चाहिए। गणेश गोदियाल की जिद और राजनीतिक नासमझी की हार मानी जानी चाहिए। गणेश गोदियाल की राजनीतिक समझ पर यह परिणाम बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को गणेश गोदियाल के रूप में यह मान सकते हैं कि एक दूसरा हरीश रावत मिलने जा रहा है इस चुनाव से। इस बारे में उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ जो प्रमुख लोग हैं, जो चिंतक है कांग्रेस के, वो समझ ही रहे होंगे, खासकर कर्ण मेहरा। राजनीति में जिद काम नहीं करती है, हठ धर्मिता की जगह राजनीति में कोई होती नहीं है। यह बात कभी हरीश रावत नहीं समझ पाए और लगता है गणेश गोदियाल भी यह बात समझ नहीं रहे। और अब गणेश गोदियाल को समझ में जब आ नहीं रहा है, इस चुनाव से साबित होता हुआ दिखता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गणेश गोदियाल के रूप में उत्तराखंड में कांग्रेस को एक दूसरे हरीश रावत मिल गए हैं शायद। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कह भी दिया है, केदारनाथ में कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारी, वहां पर कांग्रेस अपनों से हारी है। वैसे गणेश गोदियाल का कहना है बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि वो विपक्ष के वोटों को एक साथ नहीं ला सके, वोटों का बिखराव नहीं रोक सके। अब जब गणेश गोदियाल वोटों का बिखराव रोकने की राजनीतिक सामर्थ्य नहीं रखते थे,
तो वो इतनी जिद पर क्यों अड़ गए थे कि मनोज रावत को ही टिकट देना जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन इन सब सवालों से भी बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में जीत का यह इतिहास रच कैसे दिया? यह कई मायनों में उत्तराखंड की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर दिशा एक इशारा करता हुआ दिख रहा है। आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में दो नैरेटिव बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। एक, दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण, और दो, चारधाम यात्रा को कुमाऊं की तरफ मोड़ने की अफवाह। इसके अलावा बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे समझे जाते रहे जो इस उपचुनाव में अवसर की तलाश में थे। हरीश रावत इस बारे में कई बार चुनाव के बीच में कहते रहे हैं। कई सारे विपरीत नैरेटिव के बाद भी इस चुनाव को इतने बड़े अंतर के साथ जीतना यह धामी की राजनीतिक मैनेजमेंट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जमीनी लेवल पर काम करने का परिणाम है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कद, इसमें कोई दो राय नहीं है, केदारनाथ उपचुनाव में जीत के साथ बड़ा हुआ है। उत्तराखंड में ही नहीं, देश की राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। इस जीत के साथ धामी बीजेपी के उन एक दो मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं जो आरएसएस की राजनीतिक लाइन पर चलकर लगातार जीत दर्ज कर रहे। बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक लाइन को धामी ने उत्तराखंड में लंबा किया है, बड़ा किया है। इसीलिए आने वाले समय में बीजेपी के भीतर वो जो कुछ लोग हैं जो बार बार अवसरों की तलाश में रहते हैं, पलट दो वाले, जैसा कि हरीश रावत कहते रहे हैं, ऐसा माना जाना चाहिए केदारनाथ की जीत के बाद ये लोग लंबे समय तक किसी योजना या फिर किसी कल्पना पर काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। अब रही बात कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को लेकर यह चुनाव बहुत ही लाइनें खींचने वाला रहा है, जिसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा साफ साफ। कुछ ऐसी चीजें इस चुनाव को लेकर हुई है इस परिणाम के बाद जो फर्क पड़ेगा, खासकर कांग्रेस की उत्तराखंड की लीडरशिप में, वह अभी कुछ ही दिनों में दिखने वाला है। इस पर किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।